नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम होंडुरास की एक काफी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। ये मध्य अमेरिका का एक देश है और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है जो इसके भूगोल, इसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब पर रोशनी डालते हैं। हाँ। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के आधार पर होंडुरास के जो मुख्य पहलू हैं, इसकी विरासत और हाँ, जो चुनौतियां हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल, एक संतुलित नजरिया जरूरी है। हाँ, होंडुरास का नाम लें तो क्या आता है दिमाग में? शायद माया सभ्यता। हाँ, कोपान के खंडर बिल्कुल। और हरे भरे पहाड़, कैरिबियन सागर के खूबसूरत बीच और एक बहुत जीवंत संस्कृति। जी, विविधता बहुत है। प्राकृतिक संसाधन तो हैं ही, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि सामाजिक और आर्थिक मुश्किलें भी कम नहीं है। सही कहा, दोनों पहलू मौजूद हैं। और सच कहूं तो यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। हाँ। एक तरफ ये समृद्धि, दूसरी तरफ ये चुनौतियां। हाँ, ये विरोधाभास ही इसे समझने लायक बनाता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। होंडुरास का भूगोल, मतलब नक्शे पर ये कहाँ है? ठीक है। तो ये मध्य अमेरिका के ठीक बीच में है। राजधानी है तेगुसिगाल्पा। ये देश के पहाड़ी इलाके में है और पड़ोसी पश्चिम में ग्वाटेमाला, दक्षिण पश्चिम में एल सल्वाडोर और दक्षिण पूर्व में निकारागुआ। जी। सीमाएं भी काफी अलग अलग है। उत्तर में लंबी तटरेखा कैरिबियन सागर से मिलती है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा हिस्सा प्रशांत महासागर को छूता है, फोन्सेका की खाड़ी में। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ लोकेशन नहीं है, बल्कि जमीन की बनावट भी है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि होंडुरास का करीब 80% हिस्सा पहाड़ी है। कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ओहो, 80%? जी, तो अंदरूनी भाग काफी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर निचले इलाकों में, खासकर उत्तरी तट के पास, आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैव विविधता वाले। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, कैरिबियन तटरेखा, वो सिर्फ लंबी नहीं, बहुत खूबसूरत भी है। वहीं पर तो बे आइलैंड्स हैं। हाँ, रोआटन वगैरह। जी। प्रशांत तट छोटा है, पर वो भी अहम है। ये भौगोलिक विविधता, ये सीधे तौर पर मौसम, खेती, प्राकृतिक संसाधन सबको प्रभावित करती है। और पर्यटन को भी, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। पर्यटन की नींव यही विविधता है। ऊंचे पहाड़ भी, गर्म तटीय मैदान भी और कोरल रीफ्स भी, सब कुछ है। अच्छा, तो ये पहाड़ी भूगोल और लंबी कैरिबियन तटरेखा, ये इसकी पहचान का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। अब थोड़ी बात राजनीति और कुछ और जरूरी चीजों की। स्रोत बताते हैं कि होंडुरास एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। और अभी 2022 से जियोमारा कास्त्रो राष्ट्रपति हैं। जी, वर्तमान में वही हैं। देश की मुद्रा है होंडुरान लिम्पेरा HNL और आधिकारिक भाषा स्पेनिश। ये तो खैर पूरे लैटिन अमेरिका में आम है। हाँ, स्पेनिश मुख्य भाषा है, लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात बताते हैं। क्या? कि यहाँ की भाषाई तस्वीर इससे ज्यादा जटिल और समृद्ध है। यहाँ कई महत्वपूर्ण स्वदेशी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे गारिफुना, मिस्किटो और कुछ माया भाषाएं भी। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये देश की गहरी बहुसांस्कृतिक जड़ों का सबूत है। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ स्पेनी प्रभावी नहीं है। बिल्कुल, स्पेनी औपनिवेशिक विरासत तो है, लेकिन साथ ही यहाँ की स्वदेशी और अफ्रीकी कैरिबियाई संस्कृतियां भी जीवित हैं। उनकी अपनी पहचान है। और लोकतांत्रिक ढांचे की बात करें तो? हाँ, व्यवस्था तो लोकतांत्रिक है, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि होंडुरास के राजनीतिक इतिहास में थोड़ी अस्थिरता रही है। अच्छा। और शासन संबंधी चुनौतियां भी रही हैं, जो कहीं ना कहीं विकास पर असर डालती आई हैं। हाँ, ये जानना जरूरी था कि स्पेनिश के अलावा भी यहाँ और भाषाएं और संस्कृतियां हैं। जी। चलिए, अब लोगों और संस्कृति पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। किसी भी देश के असली धड़कन तो यही होती है। बिल्कुल। आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग मेस्तीजो हैं। हाँ, यानी स्पेनी और स्वदेशी अमेरिकियों का मिश्रण। लेकिन जैसा हमने भाषाओं में देखा, सांस्कृतिक मिश्रण तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेनिश प्रभाव है, प्राचीन माया विरासत है, अफ्रीकी गुलामों के वंशजों की संस्कृति भी है, खासकर गारिफुना समुदाय। हाँ, और कैरिबियाई द्वीपों का असर भी। सब कुछ मिला हुआ है। यही तो बात है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। ये सोचना कि कैसे ये अलग अलग धाराएं मिलकर एक अनूठी होंडुरन पहचान बनाती होंगी। हाँ, उनके संगीत में, नृत्य में, खान-पान, त्योहारों में, सब में झलकता होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही सांस्कृतिक संगम होंडुरास को मध्य अमेरिका में एक खास पहचान देता है।
स्रोत बताते हैं कि स्पेनी प्रभाव मुख्य रूप से भाषा और धर्म में है। देश में ईसाई धर्म प्रमुख है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों। ठीक। अफ्रीकी प्रभाव, जैसा मैंने कहा, उत्तरी तट पर ज्यादा है, जहां गैरीफुना लोग रहते हैं। उनकी पंटा संगीत और नृत्य शैली वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी जाती है। पंटा? हाँ, उसमें अफ्रीकी ड्रम और कैरिबियाई लय का एक अनोखा संगम है, बहुत जीवंत। सुनने में ही अच्छा लग रहा है। और माया विरासत, वो सिर्फ कोपान के खंडरों तक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि आज भी पश्चिमी होंडुरास के कुछ समुदायों में माया परंपराएं, मान्यताएं, यहाँ तक कि भाषा के कुछ तत्व भी जिंदा हैं। अच्छा। हाँ, कोपान जैसे स्थल तो खैर उस महान सभ्यता के प्रतीक हैं ही, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय और जीवंत सांस्कृतिक माहौल बनाते हैं। पंटा संगीत और गारिफुना संस्कृति का जिक्र वाकई अहम है। संस्कृति के इस रंगीन पहलू के बाद अब थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि होंडुरास की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान रही है। केले और कॉफी, ये दो तो बहुत प्रसिद्ध निर्यात हैं। हाँ, इनका इतिहास देश की अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा जुड़ा है। बनाना रिपब्लिक वाली छवि भी यहीं से आई थी। सही कहा। और हाल के दशकों में ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल, इसका उत्पादन भी काफी बढ़ा है। जी, वो भी एक प्रमुख कृषि उत्पाद बन गया है। कृषि के अलावा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ मैकिलाडोरा सेक्टर काफी बड़ा है। हाँ, जहाँ मुख्य रूप से निर्यात के लिए कपड़े तैयार होते हैं, असेंबली प्लांट्स। और हाँ, पर्यटन, वो भी धीरे धीरे महत्व हासिल कर रहा है। हाँ, ये पारंपरिक स्तंभ तो हैं, लेकिन स्रोत आर्थिक तस्वीर की जो जटिलताएं हैं उन्हें भी सामने लाते हैं। जैसे कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता, खासकर केले और कॉफी जैसी कुछ ही फसलों पर। इससे होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव और मौसम का जोखिम, बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन का खतरा, इन सब के प्रति देश बहुत संवेदनशील हो जाता है। फिर ये मैकिलाडोरा सेक्टर, ये अक्सर विदेशी निवेश पर आधारित होते हैं। रोजगार तो देते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यहाँ काम करने के हालात और मजदूरी ये अक्सर बहस का मुद्दा रहते हैं। अच्छा। और इन सब के साथ होंडुरास गरीबी, बेरोजगारी और आय की भारी असमानता, इन गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। असमानता बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच और स्वदेशी समुदायों के बीच ये और भी ज्यादा साफ दिखती है। अच्छा, तो मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख क्षेत्र तो है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आपने प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन का भी जिक्र किया था। हाँ, वो एक बेहद जरूरी पहलू है जिसे स्रोत रेखांकित करते हैं। रेमिटेंसेस उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा, कई परिवारों के लिए तो ये गुजारे का मुख्य जरिया है, और देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान शायद 20% से भी ज्यादा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। वाकई 20% से ज्यादा जीडीपी रेमिटेंसेस से? हाँ, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं। क्या? कि रेमिटेंसेस पर इतनी ज्यादा निर्भरता लंबे समय में कितनी टिकाऊ है। ये अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के प्रति और भी संवेदनशील बना देती है। जैसे मेजबान देशों की आर्थिक स्थिति, बिल्कुल, या उनकी आव्रजन नीतियों में बदलाव। तो चुनौती सिर्फ अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की भी है जो गरीबी और असमानता को कम करें, ताकि लोगों को बाहर जाने पर मजबूर ना होना पड़े। सही, ताकि लोगों को बेहतर अवसर अपने ही देश में मिले। ये एक जटिल सामाजिक आर्थिक पहेली है। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है कि देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर है। जी। और जैसा आपने कहा, इन आर्थिक चुनौतियों का सीधा असर समाज और विकास के दूसरे पैमानों पर भी पड़ता होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे भी स्रोत बात करते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत जरूरत है, खासकर गुणवत्ता और पहुंच के मामले में। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। ड्रॉप आउट दरें भी चिंता का विषय हैं। और स्वास्थ्य? वही स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच विशेष रूप से गरीब और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए सीमित है। सरकारी अस्पतालों पर बोझ ज्यादा होगा। हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ ज्यादा है, और गुणवत्ता भी कई बार सवालों के घेरे में रहती है। ये सामाजिक कमियां न सिर्फ लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती हैं, बल्कि देश के विकास में भी बाधा बनती हैं। बिल्कुल, मानव पूंजी के विकास में बाधा डालती हैं, जो आखिरकार आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हाँ, ये चुनौतियां वास्तविक और गंभीर हैं। लेकिन इन सब के बीच, जैसा हमने शुरू में कहा था, होंडुरास के पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर के लोगों को खींचती है। पर्यटन?
हाँ, पर्यटन की अपार क्षमता। यहाँ देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। स्रोत सबसे पहले कोपान का जिक्र करते हैं। माया सभ्यता का प्रमुख केंद्र। जी, पश्चिमी होंडुरास में आज इसके खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अपनी खूबसूरती से तराशी गई स्टेले, वेदियां और वो हायरोग्लिफिक स्टेरवे। हाँ, जिस पर माया इतिहास का सबसे लंबा गैर टेक्स्ट खुदा है। ये तो कमाल है। सच में। और फिर कैरिबियन तट पर बे आइलैंड्स हैं, सबसे मशहूर रोअटन द्वीप। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए स्वर्ग। स्रोत इसे दुनिया की बेहतरीन जगहों में गिनते हैं क्योंकि ये मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ। बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर पानी, रंग बिरंगी मछलियां, सफेद रेत वाले बीच, एकदम ट्रॉपिकल पैराडाइज। हाँ, तस्वीरें ही इतनी आकर्षक होती हैं। इनके अलावा स्रोत ला सेबा शहर का भी जिक्र करते हैं। इसे होंडुरास की इको टूरिज्म और एडवेंचर कैपिटल कहा जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ से आप पिको बोनिटो नेशनल पार्क जैसे घने वर्षावनों में जा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, जंगली जीवन देख सकते हैं। मतलब होंडुरास सचमुच प्रकृति, रोमांच, इतिहास, संस्कृति सबका एक जबरदस्त पैकेज है। और ये पर्यटन ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ता है, जैसा हमने पहले भी बात की थी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि पर्यटन विदेशी मुद्रा लाने, रोजगार पैदा करने, होटल, गाइड, रेस्टोरेंट वगैरह स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का जरिया बन सकता है। हाँ, खासकर तटीय इलाकों और पुरातात्विक स्थलों के पास रहने वालों के लिए। कोपान जैसे स्थल सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं खींचते, बल्कि माया विरासत को सहेजते भी हैं। बिल्कुल, ये होंडुरास की उस गहरी माया विरासत को सहेजने और दुनिया को दिखाने का जरिया है। ये राष्ट्रीय गौरव और पहचान के लिए भी जरूरी है। इसी तरह रोआटन और दूसरे तटीय इलाके देश की उस अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाते हैं। नीला समंदर, रीफ, वर्षावन, जिसका जिक्र हमने भूगोल के संदर्भ में किया था। तो संभावनाएं बहुत हैं पर्यटन में। हाँ, स्रोत मानते हैं कि पर्यटन में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन एक जरूरी बात है। क्या? इसे टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल तरीके से विकसित करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचे। ये संतुलन साधना भी एक चुनौती है। बिल्कुल सही कहा, टिकाऊ विकास यही कुंजी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब जब हम होंडुरास के बारे में सोचते हैं, जो जानकारी हमें इन स्रोतों से मिली, हाँ, क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? पहली तो वही प्राचीन माया संस्कृति की अमिट छाप। कोपान जैसे स्थल आज भी हमें हैरान करते हैं। जी। दूसरी, इसकी अविश्वसनीय प्राकृतिक विविधता और सुंदरता। ऊंचे पहाड़, हरे भरे वर्षावन, कैरिबियन के नीले द्वीप, ये इसे प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर टूरिस्ट के लिए एक शानदार जगह बनाती है। हाँ, वो आकर्षण बहुत बड़ा है। तीसरी, गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यहाँ एक बेहद जीवंत और बहुस्तरीय सांस्कृतिक जीवन है। हाँ। वो मिश्रण, हाँ, वो स्पेनी, अफ्रीकी, स्वदेशी, कैरिबियाई प्रभावों का अनूठा मिश्रण, ये फ्यूजन इसे एक खास और यादगार पहचान देता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सारांश है। होंडुरास, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, वास्तव में विरोधाभासों और संभावनाओं का देश है। एक तरफ अपार प्राकृतिक संसाधन हैं, एक गहरी, जटिल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। दूसरी तरफ गरीबी, असमानता, कमजोर संस्थाएं और विकास से जुड़ी दूसरी बड़ी सामाजिक आर्थिक बाधाएं हैं। हाँ, कैरेबियन और मध्य अमेरिकी मुख्य भूमि के प्रभावों का ये अनूठा संगम, ये इसे इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान देता है। इसकी चुनौतियां जितनी वास्तविक हैं, उतनी ही इसकी क्षमताएं भी हैं। चाहे वो पर्यटन हो, सांस्कृतिक धरोहर हो, या यहाँ के लोगों का जुझारूपन हो। तो होंडुरास पर इस जानकारी भरी पड़ताल का हम यहीं समापन करते हैं। ये चर्चा हमें उपलब्ध स्रोतों पर आधारित थी। जी। हमने इसके भूगोल की बारीकियों, राजनीतिक संरचना, समृद्ध और विविध संस्कृति, अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं और पर्यटन के मुख्य आकर्षणों को समझने की कोशिश की। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ विदा लेना चाहूंगा। जरूर। ये विचार हमारी आज की चर्चा से ही निकला है और स्रोतों के अलग अलग पहलुओं को जोड़ता है। अच्छा। ये सोचने वाली बात है कि होंडुरास अपनी इस अद्भुत सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सुंदरता, ये जो उसकी सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मतलब कृषि और रेमिटेंसेस पर निर्भरता जैसी जो आर्थिक सच्चाइयां हैं, उनके साथ संतुलन बनाते हुए कैसे सभी नागरिकों के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और ज्यादा समावेशी भविष्य बना सकता है। सभी नागरिकों के लिए,
चाहे वो शहरों में हो, गांवों में या स्वदेशी समुदायों से। हाँ, ये सवाल आसान नहीं है, पर होंडुरास के आगे के सफर के लिए शायद सबसे प्रासंगिक है।